मेरी आवाज जा रही होगी आप लोगों को? यस मैम। चलिए देखिए, देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल थोड़ा सा पॉरीफेरा देखा था हम लोगों ने, बस स्टार्ट ही किया था, ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा हो गया था। शॉर्ट में करते हुए हम निकलते हैं। फाइलम पॉरीफेरा। देखिए, जब किसी भी पॉरीफेरा का हम लोग बॉडी प्लान देखना स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? बॉडी प्लान को देखना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे समझिए। यहाँ पे क्या है पॉरीफेरा के अंदर, ये इसका जो मैंने बनाया था कल रफ में, ये क्या है? इसका बॉडी प्लान है। आपको ये दिख रहा है? मैं इसमें समझा देती हूँ कि आपको इजीली समझ आए। देखिए, ये जितने भी मेंबर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सब क्या है? पॉरीफेरा है। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि आपको क्या नजर आता है, जैसे ये हो या कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, पहला आंसर आपका यही होगा कि हमें इसका जो अपीयरेंस है, ये देखिए बहुत साफ ऑस्क्यूलम है इसमें। ये येलो जो आपको यहाँ पे, ये जो फोटो जो दिख रही है आपको यहाँ पे, इसमें ऑस्क्यूलम जो है बहुत साफ है। बट मैं ऐसा बोल रही हूँ जिसमें आपको पूरा बॉडी प्लान दिख जाए इसका। ठीक है, और फोटो भी हो, फोटो की फोटो भी हो। डायग्राम की दूसरी बात होती है।
देखिए, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और इसको जब आप ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या इसमें ऑस्क्यूलम बहुत साफ दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में अगर मैं यहाँ पे लेबल करना स्टार्ट करूँ इसको, तो आपको सबसे साफ और सबसे क्लियर क्या दिख रहा है, इसमें ऑस्क्यूलम नजर आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, माउथ लाइक जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये सब क्या है, इसका ऑस्क्यूलम है। क्या है? ऑस्क्यूलम है। ठीक है, इसको लोग लेबल क्या कर देते हैं, ऑस्क्यूलम। अब ये ऑस्क्यूलम जो है ये क्या दिख रहा है आपको, ये पॉरीफेरा है, ये भी पॉरीफेरा है, ये भी पॉरीफेरा है, ये भी पॉरीफेरा है। सारे मेंबर्स आपको क्या नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जो दिख रहा है आपको, सारे के सारे मेंबर्स पॉरीफेरल्स हैं। ठीक है, इस पॉरीफेरा में आपको जो ऑस्क्यूलम दिख रहा है, उसके रिगार्डिंग प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि ऑस्क्यूलम is the of porifera which is equivalent to mouth। अब एक दूसरी बात और है, मैंने आपको इसमें एक और स्टेटमेंट दिया था, एक बात और मैंने आपको समझाई थी कि जब हम डाइजेशन की, डाइजेशन में हम लोगों ने देखा था इसका डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रा सेल्यूलर होता है। कैसा होता है? इंट्रा सेल्यूलर होता है। ठीक है, और इससे एक और बात सामने आई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑस्क्यूलम के बारे में लिखा है कि ये सिंगल ओपनिंग है। ऑस्क्यूलम के बारे में मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, तो यहाँ पे डाइजेशन है इंट्रा सेल्यूलर, लेकिन अगर कभी को आपसे पूछ लिया जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम बोलेंगे कि ये क्या करता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करने का काम करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ऑस्क्यूलम समझ नहीं आया होगा। ये क्या है आपका, यहाँ पे ये ऑस्क्यूलम है जो माउथ लाइक यहाँ पे आपको। हाँ बोलिए। इंट्रासेलुलर में देखिए, इंट्रासेलुलर जो वर्ड है ना, देखिए मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया, मैंने यहाँ पे दूसरा सेल बनाया, तीसरा सेल बनाया। जैसे कैसे हम लोग केमिस्ट्री में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, हम लोग बायो में जब मैं आपको सेल चैप्टर पढ़ा रही थी, वहां पे हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इंटर बोलती, अगर मैं आपको क्या बोलती, इंटर बोलती, तो ये जो स्पेस है ना, इसके लिए वर्ड आता इंटर। इसके लिए वर्ड क्या आता? इंटर। और सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरे साइंस में अगर इंटर वर्ड आता है, इसका मतलब कि दो चीजों के बीच में। जैसे आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो किसके इक्विवेलेंट है, तो आप बोलते हैं कि हम इंटरमीडिएट ऑफ साइंस कर रहे हैं। अभी तक जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आती, तब तक आप क्या बोलते हैं कि भाई हम इंटरमीडिएट, जो बहुत सालों से चलता चला रहा है, जो ट्रेडिशनल, तो इंटर का मतलब होता है बीच में। ठीक है, अब दूसरा टर्म जहां पे भी आएगा, जैसे इंट्रा वर्ड आता है, क्या आता है? इंट्रा। सेल के अंदर भी तो कुछ होगा, क्या होगा? सेल के अंदर भी जरूर कुछ ना कुछ होगा। अब जब किसी चीज के अंदर कुछ होता है, तो उसके लिए जो साइंस में वर्ड आता है, दैट इज इंट्रा। इंट्रा वर्ड बहुत जगहों पे आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है। मैंने आपको एक माइन्यूट सा डिफरेंस बताया है बिटवीन इंटर एंड इंट्रा। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉरीफेरा के पास जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसके पास,
बहुत सारे सेल्स मिले, ऑर्गेनाइज हुए, उन सारे सेल्स ने ऑर्गेनाइज करके अपने आप को क्या बनाया है, ये पॉरीफेरा की बॉडी बनाई है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी पॉरीफेरा का हर एक सेल जो है अपने अंदर कैपेबिलिटी रखता है डाइजेशन को कराने की या करने की। इसकी वजह से इसका जो डाइजेशन का टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। अब आया समझ में? आपको कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े हम। और कोई डाउट इस पेज से? क्लियर है? आगे बढ़े लोग। चलिए, अब देखिए एक दूसरी चीज है। स्टेटमेंट तो खैर कल बहुत दे दिया मैंने। एक दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, ऑस्टिया इससे अच्छा मैंने नहीं देखा कहीं पे आपको समझाते हुए। मतलब कि जूम का जूम कैसे गूगल अर्थ करते हैं। किसी चीज को आपको ढूंढना होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब नया नया लॉन्च हुआ था ऐप में, जब नया नया, या फिर हम लोगों को पता चला था कि गूगल अर्थ जैसी कोई चीज होती है, पहले आपको क्या करते हैं, ऊपर से सैटेलाइट व्यू होता है सब कुछ, ऊपर से आप क्या करते हैं, पहले इंडिया ढूंढते हैं, उसको और जूम करके क्या करते हैं, फिर बिहार ढूंढते हैं, और जूम करते हैं उसको, उसमें पटना ढूंढते हैं। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ तो मैं वहां ढूंढती हूँ, आप जहाँ होंगे आप उस प्लेस को ढूंढेंगे। फिर हम और जूम करते हैं और हम एनालाइज करते हैं, तब जाके तो हमें वो स्पेसिफिक रोड हो या गांधी मैदान कुछ भी हो उसमें दिखना नजर आ जाता है। अभी जो मैंने आपको बताया इस पेज पे, अगर मैं बोलूँ आपसे, अगर मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछती यहाँ पे, क्या किसी को ऑस्टिया नजर आ रहा है? नो डाउट ऑस्टिया है यहीं पे। मैं आपको समझाने के लिए बना देती हूँ। देखिए ऑस्टिया जो है वो यहीं पे है, ये देखिए इसकी जो बॉडी है, यहाँ जो मैं ये डॉटेड दे रही हूँ, अगर मैं सर्कल बनाऊं इस बेचारे के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जो है मेरे ख्याल से जिसने भी ये इमेज ली है उसने इसी पर्पज से लिया है कि बच्चों को इसको देखने के बाद किसी बच्चे को जिंदगी में कभी कंफ्यूजन ना हो कि ऑस्क्यूलम कहाँ होता है, कैसा होता है, क्यों प्रेजेंट होता है, क्या काम होता है। देखो सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन, मतलब डॉट जो मैंने देखी ना, आप समझिए ये सब क्या है, इसका ऑस्टिया है। क्या है? ऑस्टिया है, ठीक है। जो कि इसके अंदर जो वाटर का जो चैनल है ना उसको रेगुलेट करने का काम करता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब कहीं उसमें भी लिखा होता है, पानी जो है जब फ्लश करेगा, है कहाँ ये, पानी के अंदर दिख रहा है, ये कहाँ है, पानी के अंदर है, ठीक है। वाटर जब फ्लश करेगा ऊपर से तो आउट भी हो जाएगा। कई जगहों पे ऐसा मतलब ऐसा प्लान बताया जाता है इसके रिगार्डिंग कि वाटर जो है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये देखिए कई जगहों पे ऐसा बोला जाता है, अगर ये बॉडी प्लान हम लोग लेते हैं पॉरीफेरा नॉट ऐसे बनाया जाता है। और ये जो कल मैं बार बार जो आपको बोल रही थी, क्या, ऑस्क्यूलम, वो आपने देख लिया बहुत अच्छे से। ये क्या हो गया आपका, ऑस्क्यूलम हो गया, ठीक है। तो वाटर चैनल के रिगार्डिंग जब बात की जाती है तो वहां पे एक बात समझाई जाती है बच्चों को, क्या कि वाटर जो है कहाँ है, ये पानी के अंदर ही है। कहावत सुनिए ना, जल में रह के मगर से बैर नहीं करते, बोलते हैं ना हम लोग। पानी में है तो ऐसा तो है नहीं कि प्लांट्स का कुछ लिखना, मतलब टेरेस्ट्रियल ट्रीज का कुछ लिखना हम लोग स्टार्ट कर दें। तो वाटर जब इसमें ऐसे इन करेगा, पानी में ही है तो इन तो करेगा ही, ये खुद ही मुंह खोल के बैठा हुआ है, तो पानी जो है वो यहाँ से क्या होगा, इन करेगा, ठीक है। तो इन करने के बाद इधर से तो आउट होगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बट ये जो ऑस्टिया जो मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसको मैंने यहाँ पे रेड डॉटेड लाइन डॉट्स दिए थे, तो मैं यहाँ पे भी वही काम करती हूँ कि जब हम यहाँ पे इसका देखना स्टार्ट करते हैं, ऑस्टिया हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है इन करने के बाद, बिकॉज ऑस्टिया आर ओपनिंग्स, ये ओपनिंग है पॉलीफेरा की बॉडी पे। आपने देखा होगा जब कभी भी आपको पॉलीफेरा कहीं पे दिखता है, आपने देखा अभी कि उस गूगल के पेज पे इतने फोटोज थे कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा आपको देखना है, अलग अलग आपको वैरायटी देखने को मिल रही थी वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी पॉलीफेरा आपको दिखेंगे, ऐसा नहीं कि प्लेन और स्मूथ बना दिया, नहीं, आपको हमेशा रफ सरफेस उसका दिखता होगा। तो ये जो ओपनिंग है ना इसकी, यहाँ पे जिसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑस्टिया मेंशन किया है, इधर है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये वाटर जो एंटर किया यहाँ पे, यही वाटर क्या करेगा, फिर ऐसे आउट हो जाएगा। ऑस्टिया के थ्रू क्या होगा, आउट हो जाएगा। एरो पे एरो जो है वो ऑस्टिया से मैच करना चाहिए, जल्दबाजी में समझाने के रही हूँ आपको। तो ये ऑस्टिया जो है ये क्या है, इसका वाटर चैनल है। क्या है, पानी का चैनल है। एज फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बना रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप भी मेरा देखा देखी एग्जाम में एक पत्ता बना के आ जाए। लीफ जो है इसमें ये क्या है, मिडरिब है,
ये क्या है? वेन है। ये क्या है? वेन है। ये क्या है? वेन है। दीज आर वेनलेट्स। वेन से और तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे थे तो हमने सोचा कि अच्छा ये तो लीफ का स्ट्रक्चर है। आगे जाके जब हम लोगों ने पढ़ाई करी तब हम लोगों को सिखाया गया कि भाई ये जो लीफ का स्ट्रक्चर जो हम लोग बचपन से आज तक बनाते आ रहे हैं, एक्चुअली में वो वाटर चैनल्स हैं। पानी जो है, अब ये कनेक्टेड है, ऑब्वियस है, किसी न किसी प्लांट पार्ट से, ब्रांच हो, स्टेम हो, कुछ भी हो, उससे कनेक्टेड है। तो वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, थोड़ा इसको भी देगा, फिर ये आगे लेके जाएगा, फिर ये इधर लेके जाएगा, फिर ये इधर लेके जाएगा, फिर ये इधर लेके जाएगा। किसी लीफ को आप उल्टा करके देखते हैं, आप देखेंगे उस पोर्शन पे उभरा हुआ होता है थोड़ा सा, सबको पता होगा, ठीक है। तो ये वाटर चैनल्स हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से इस पॉलीफेरा के पास भी अब वैसा कोई पर्टिकुलर वाटर चैनल तो बना हुआ नहीं है, बट जो ये बेसिक प्लान है जिसको देख के, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के यहाँ पे इजीली समझा जा सकता है कि किस तरीके से इसा पॉलीफेरा का जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो खुद को मेंटेन और रेगुलेट कराने का काम करता है। इस पेज पे मैंने आपको सिर्फ ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया समझाया है। नीट के सैंपल पेपर में आपने ढूंढा होगा। अब एक चीज देखिए, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हर क्लास में मैं बोलूंगी ताकि आपका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े और जिंदगी में कभी आपके दिमाग में इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग कभी टफ वर्ड आए ही नहीं, जब भी जो टॉपिक्स मैंने आपको बता रखे हैं। अगर आपसे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, द टर्म ostia and osculum are connected which of the following phylum are connected with which of the following phylum, वहां पे आपको पॉलीफेरा भी दिया है, सिलेंट्रेटा भी दिया है, टिनोफोरा भी दिया है, प्लेटिहेलमिन्थस भी दिया है। आपको पॉलीफेरा में टिक करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी है ना इसमें जो कॉपीराइटेड है। अगर मैं इसको धड़ाधड़ लिख के, नोट लिख के और आगे बढ़ती चली जाऊं प्रिंट करके, किताब तो है ही आपके पास, बुक में तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, बट अगर बुक से आप देखने के बाद इतना नॉलेज अगर चला आता, आपके ब्रेन में ट्रांसफर हो जाता मेमोरी कार्ड की तरह, क्लास करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि सारी चीजों को आप यहाँ पे समझिए कि कौन सा। अब एक चीज देखिए, एक जो टर्म यहाँ पे ऑस्टिया है, क्या है? ऑस्टिया है। अभी मैंने आपको ऑस्क्यूलम समझाया। ये दो जो है ना, ये कॉपीराइटेड टर्म है, आप किसी भी फाइलम में ढूंढ के नहीं निकाल सकते। ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम का जो ड्रामा है, अगर ऐसा कुछ होगा किसी और फाइलम में, आगे की मैं बात अभी नहीं कर रही, तो उसके लिए हमें दूसरा नाम देना पड़ेगा, ताकि आपको यहाँ पे कैटेगराइजेशन का पता चले कि आखिर अगर हम इस टर्म को बोल रहे हैं तो वो किस फाइलम के लिए कॉपीराइटेड है। तो मैंने इस पेज पे सिर्फ आपको ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया बताया है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ, मुझे इस पेज पे इसलिए आना पड़ा था क्योंकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि इतने से पोर्शन को, जो मैं अभी अभी आपको गूगल अर्थ का एग्जांपल दे दी थी, ताकि आप इतने से पोर्शन को, इसके बाहरी किसी पोर्शन को जूम करके यहाँ पे फोटो खींच के दिखा सकें। ये देखिए क्या है। अब देखिए ये क्या है, इतना साफ आपको इसमें क्या दिख रहा है? ऑस्टिया दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ऑस्टिया दिख रहा है। बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए, अगर एक है तो ऑस्टिया है, अगर एक है तो ऑस्टिया है। मेरी मर्जी, मैं दो को, एक ये भी है एक ये भी है, मतलब एक है तो ऑस्टियम है। ये क्या है? ऑस्टियम में उल्टा लिख दिया मैंने, उससे आसान काम यही है, TIUM कर दीजिए। एक है तो ऑस्टियम है, एक है तो OSTIUM, and ostia is the plural term of ostium। और बहुत सारे जो होल्स हैं वो क्या है? ऑस्टिया है। इसको जब आप ऊपर से ओवरऑल देखेंगे तो हमेशा आपने नोटिस किया होगा किसी भी पॉलीफेरा ना ऐसा नहीं बनाया जाता कि आपको बिल्कुल प्लेन दिखे, स्मूथ दिखे, नहीं, हमेशा उसको थोड़ा रफ दिखाया जाता, रफ बॉडी उसकी बनाई जाती है, ठीक है। तो ऑस्टिया के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं तो ऑस्टिया के बारे में लोग लिखते हैं, ऑस्टिया आर द ओपनिंग्स, ऑस्टिया आर द specific, ostia are the specific openings which are
present which are present on the body of porifera, on the body of porifera। हो गया, बता रखा था मैंने कल, बहुत कोई ऐसी बड़ी भारी भरकम बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब एक टर्म क्या आता है, बेचारा तो खुद ही इतने थर्ड क्लास का है, मतलब कैसा डाइजेशन कर रहा है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी, सेलुलर लेवल ऑफ डाइजेशन भी कर रहा है और सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहा है। तो हम इससे क्या एडवांसमेंट की उम्मीद करें, गुंजाइश, ठीक है। तो जब हम इसके रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग बात करना स्टार्ट करते हैं, किसके रिगार्डिंग, रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में एक पॉइंट लिखा जा रहा है और हम लोग कहते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग उसके लिए, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ये उसमें भी देना चाहिए था मुझे, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में भी दो ही टाइप का ये हो सकता है। अगर सेपरेट बोला इसका मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी पे होंगे। अगर बोला गया नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट का मतलब है कि दैट इज same body produces same body, क्योंकि इसके बारे में जेयूस जो है उसकी फोटो बनी होती है, सेम बॉडी सेम body of organism, body of organism can produce new individual without involvement of other partner, बिना किसी अदर पार्टनर के इन्वॉल्वमेंट के ये नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट, नोट हो जाए तो बताइए फिर मुझे। हो गया मैम। हो गया मैम। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे जब हम मूव करते हैं और उसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम लोग के ये भी पॉरीफेरा ही है, अलग अलग वैरायटी के। कैसा दिख रहा है ये, कोई बोले एनिमल है। एक चीज और है जो मैं आपको बताना भूल गई, देखिए ये देखा मुझे, देखिए ये पॉरीफेरा जो अटैच है, इतने सारे जो पॉरीफेरा का जो आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये सब अटैच है ना किसी चीज से, किसी चीज से क्या है, अटैच है। वैसे क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसा पॉरीफेरा होता है कि मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कोई छोटा सा स्टोन वगैरह का कोई पीस है और इसके ऊपर कोई पॉरीफेरा अटैच है, इसके ऊपर क्या है, कोई पॉरीफेरा अटैच है, ठीक है। तो जिस नॉन लिविंग पार्टिकल से अटैच है ना, उसके लिए एक वर्ड यहाँ पे, एक टर्म भी बोल सकते हैं, दिया जाता है, दैट इज सबस्ट्रेटम। खूब सुना होगा आपने। क्या बोलते हैं हम लोग, सबस्ट्रेटम बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई ये ऑर्गेनिज्म है या फिर लिविंग कोई चीज है, नहीं। मैंने आपको, अब इसको नहीं बोलेंगे सबस्ट्रेटम, नीचे भी बेस के साथ चिपका हुआ है, मूव कर नहीं सकता। शुरुआत में लोगों ने देखा, बोला अच्छा ये तो प्लांट है, ध्यान से एनालाइज किया, पता लगाया क्या है, कैसे करता है, किस तरीके से करता है,
तब जाके उनको पता चला कि नहीं ये क्या है, इसको एनिमल्स की कैटेगरी में डालना चाहिए, बट इतना थर्ड कैटेगरी का है कि शायद इवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसको पॉलीफेरा के अंदर डाल दिया गया। जितने मेंबर्स जो हैं इसके फीचर्स को शो करने का काम करते हैं। सबस्ट्रेटम जो है वो वैसी चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, सबस्ट्रेटम जो टर्म है, जो ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल भी अगर हो तो उसके साथ अटैच है, तो जैसे जैसे वो नॉन लिविंग पार्टिकल मूव करेगा वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म भी थोड़ा सा मूव कर सकता है, थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा थोड़ी कि उसके कोई विंग्स लगे हैं या फिर कोई फ्लैजिला लगा है जो मस्ती से घूम रहा है, नहीं, थोड़े बहुत के लिए बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो इसे असेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं, असेक्सुअल, क्लास 12th की किताब खरीद ली आप लोगों ने, सारे बच्चों ने? 12वीं की बुक है आपके पास 12th क्लास की? यस मैम। यस मैम। है ना? यस मैम। फर्स्ट चैप्टर में, पहले चैप्टर में जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उसको जब टर्न करेंगे ना, पहला पेज पलटा, फिर दूसरा पेज पलटा, दूसरे पेज पे ऊपर के साइड में सारे असेक्सुअल स्पोर उसमें दिखाए गए हैं। एज फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम का कोनिडियम दिखाया था, कोनिडिया दिखाया हुआ वहां पे। एज फॉर एग्जांपल ये जो है एक उसमें उस पेज पे देखिए ध्यान से, क्या है, एक ऐसे मटके सा स्ट्रक्चर बना है, ऐसे ऐसे है, कुछ ज्यादा ही गोल दे दिया है, देना नहीं चाहिए था इतना गोल, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, बताया है, शायद बच्चों को समझाने के बेसिक प्लान ऐसा इस तरीके से बताया है, ठीक है, ऐसे बनाया है, ऐसे 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 देखिए स्ट्रक्चर बनाया है। पहले चैप्टर में देखिए नजर आएगा आपको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, असेक्सुअल स्पोर्स आर गेम्स या जेम्यूल्स, जिसमें आपको और नीचे स्पंजेस लिखा हुआ, देखिए मिला आप लोगों को, नीचे स्पंजेस लिखा होगा, ओके, पॉलीफेरा में लिखा है नीचे। एनसीईआरटी तो अपने जो डायग्राम्स है वो ऐसे ही देता है ना, 4-5 एक साथ दिया, उसके बाद नीचे में ए बी सी डी करके सबको दिखाना स्टार्ट किया कि क्या है, ठीक है। तो ये जेम्यूल्स है, इसका ये मतलब है कि ये ऐसे स्पोर्स हैं कि जहां जहां पे इनकी स्प्रेडिंग होगी वहां वहां पे इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये क्या कर सकते हैं, ये नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इस ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि अगर हम असेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे जेम्यूल्स या गिम्यूल्स है, खूब पूछा जाता है ये भी, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी ये क्या कर सकते हैं, अपने नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड मतलब अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे जो आसान मेरे ख्याल से दुनिया में अगर कोई मोड है रिप्रोडक्शन का तो वो फ्रेगमेंटेशन ही है। क्या है? फ्रेगमेंटेशन है। पॉलीफेरा में produce its number by fragmentation, ये अपने नंबर को फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बढ़ा सकता है। पूछा जाएगा आपसे, क्या पॉलीफेरा में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है? आप लोग बोलेंगे हाँ हम लोगों को देखने को मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? हाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किससे होता है? स्पोर्स के थ्रू होता है। स्पोर्स का नाम क्या है? जेम्यूल्स नाम है। इसके सिंगल ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम बोलते हैं। कि बॉडी के एक्सटर्नल वॉल्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। और क्या होता है इसमें? शेप है भाई इसका, जितने भी आप फोटोज देख रहे हैं, इसको देखिए, कोई बॉडी प्लान है, इसको देखिए, ये तो खैर ऑस्टिया दिखाया, इसको देखिए, जिसको भी आप देख रहे हैं बेचारा कुछ तो शेप बना के अपना बैठा हुआ है ना यहाँ पे। तो इसके स्केलेटन को सपोर्ट देने का काम है वो स्पिक्यूल्स या स्पंजिन फाइबर्स करते हैं। कौन करते हैं?
स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने पिछली क्लास में भी आपको स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स जो है वो नोट करा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे भाई हो गया, सब प्रोड्यूस हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब एक बड़ी बात यहाँ पे क्या है, जो मुझे लिखना चाहिए था कहाँ पे, जब मैं आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बता रही थी। खैर मैं ये कॉन्सेप्ट आपको दे देती हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो बताने में क्या जा रहा है, ये बीच में ही कहीं पे ऐड हो गया है। खैर कोई बात नहीं, इसी के आगे कंटिन्यूएशन में कर देते हैं ताकि हम अरेंज कर सकें इसको। चलिए अभी हम लोग एक तरीके से ठीक भी है, ये सब इंट्रोडक्शन का ही काम करेगा। ये देखिए फीचर्स हैं जो हमने लिखा था। सिमेट्री देखिए आपको भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा है, एसिमेट्रिकल है, क्या सिमेट्री है, कुछ सिमेट्री नहीं पता चल रही है, अटैच होके चिपक के सारे बैठे हुए हैं, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा बिल्कुल भी कि क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। तो देन जब हम लोग इसमें देखना स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा के अंदर, तो पहले पॉरीफेरा तो बाद में चलेंगे, पहले एक चीज समझ लीजिए। फर्टिलाइजेशन, दो चीजें, मैं दो कॉन्सेप्ट आपको देने जा रही हूँ जो मुझे कहा, ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है। एक है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन का, और एक है आपका डेवलपमेंट का, एक है डेवलपमेंट का। देखिए फर्टिलाइजेशन की जब आप पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पे दो चीजों से आपकी मुलाकात होगी, इस वजह से मुझे समझाना जरूरी है। यहाँ भी दो चीजें आपको देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन में लिखा हो सकता है मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब समझिए क्या होता है, दोनों बहुत आसान है। इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर, ठीक है। तो हम इसका स्टेटमेंट दे देते हैं यहाँ पे, व्हेन फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन भी मैं लिख सकती थी, फर्टिलाइजेशन है तो सीधा सीधा लिख दीजिए क्या जाता है। व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स, इंटरनल है तो इनसाइड, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली थी, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, जो आदत है लिखने की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी उधर 12th क्लास में एक बैच में चल रहा है, मैं लिखने वाली थी इनसाइड द फीमेल बॉडी। फिर मुझे याद आया मेल फीमेल तो कर ही नहीं सकती, ऑर्गेनिज्म कैसा है, हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल और फीमेल दोनों गेमेट खुद ही करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसका जब हम लोग यहाँ पे उल्टा कर देते हैं तो इसका मतलब है कुछ नहीं करना है, पूरा कॉपी करना है, इनसाइड को आउटसाइड कर देना है। व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स, आउटसाइड कर दीजिए बस यहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। पॉइंट क्या है, यहाँ की वर्ड बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे इनसाइड है और यहाँ पे आउटसाइड है, ठीक है। क्वेश्चन दे दूंगी बाद में मैं आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग्स वगैरह बहुत सारे ऐसे मेंबर्स आएंगे जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल को एडवांस माना जाता है, बट पॉरीफेरा बेचारा एडवांस नहीं है, बट इसके अभी भी मैं आपको लिखूंगी कि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करता है। तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछते कि मैडम इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके पहले मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब है ये दो तरह का हो सकता है। पहला है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, पहला है
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरा है डायरेक्ट डेवलपमेंट। बहुत आसान है ये, मैंने बच्चों को देखा है इसमें कंफ्यूज करते हुए, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट लिखते हैं और इनडायरेक्ट में डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, कैसे इसकी कंफ्यूजन को दूर करना है, सो देखिए, वर्ड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब है कि बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो आप बोलेंगे हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट है। सोचेंगे इनडायरेक्ट जैसा तो कुछ मैंने पढ़ा नहीं आज तक बचपन से, आप सोचेंगे इस तरीके से। डायरेक्ट का मतलब होता है कि जब उसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जितने बच्चे होंगे उसको आप बचपन में ही देख के समझ जाएंगे कि भाई यही पेरेंट इसका, यही क्या है, इसका पेरेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको फ्रॉग का लार्वा दिखा दूं ना, तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, आप किसी भी तरीके से उसको आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो लार्वा किसका है, फ्रॉग का है। आप बिल्कुल भी उसको पहचान नहीं पाएंगे वहां से। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे एक शो कर देती हूँ। अगर आप देखेंगे लार्वा फ्रॉग, तो आप बिल्कुल भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि आखिर वो है क्या चीज, क्योंकि कैसा दिखता है वो, बिल्कुल किसी वॉर्म जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, किसी वॉर्म जैसा दिखेगा आपको वहां पे, और नहीं दिखेगा, आप किसी भी तरीके से वहां पे शो ही नहीं कर सकते हैं कि क्या है वो। पॉडीफेरा के केसेस में क्या है कि जहां पे भी जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, यहाँ पे आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, कुछ यहाँ पे हैंग कर रहा है, इसको मैम बाद में देख। पॉलीफेरा कलरफुल होता है। क्या पॉडीफेरा, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए अमन, कुछ बोल रहे सभी हैं। कलर का था पॉलीफेरा। मुझे आवाज साफ नहीं आ रही, फिर से बोलिए। मैम बहुत सारा कलर का पॉलीफेरा था। हाँ बिल्कुल, वैरायटी है इसमें, देखिए इसमें बहुत सारे कलर के आपको दिखते हैं, ये बहुत सारी जो है वैरायटीज ये शो करने का, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ये सारी क्या, देखिए पॉडीफेरा है, पर्पल कलर ये लिया हुआ है, ये भी पॉडीफेरा है। यहाँ पे इसने येलो कलर लिया हुआ है, ये भी क्या है, पॉडीफेरा है। पिंक कलर लिया हुआ है, ये भी क्या है, पॉडीफेरा। वैरायटी ऑफ कलर्स है इसमें। ठीक है, हाँ एक चीज है यहाँ पे, मैं अब ऐसा नहीं कि इसको वहां मैं सेव करके ले जाऊं, देख के आप समझ सकते हैं। देखिए ये बेचारा मर गया, ड्राई हो गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस का नाम देते हैं। तो ऐसे ही पोरस बॉडी हो जाती है इसकी, क्या हो जाती है, यहाँ पे पोरस बॉडी रिप्रेजेंट होने लगती है इसकी। तो जिसकी वजह से हम लोग ये देखिए, बॉडी की जो कैविटी है, स्पॉन्जोसील बेचारा यहाँ से क्रॉस करके, कट करके, और यहाँ पे आपको स्पॉन्जोसील दिखा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ये कुछ और ओपन हो गया। चलिए, तो मैं यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रही थी, किसकी बात कर रही थी, डेवलपमेंट की। ठीक है, इसके दो टाइप हैं, चाहे तो ये इनडायरेक्ट हो सकता है, चाहे डायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट के में पहला डिफरेंस, जानबूझ के मैं आपको कंफ्यूजन क्रिस्टल क्लियर कराने के लिए बता रही हूँ। इनडायरेक्ट में याद रखिएगा, लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। कभी आपने सुना है किसी ह्यूमन बीइंग का कोई लार्वल स्टेज है? नेवर, कभी नहीं सुना होगा आपने। जितने एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कभी नहीं होता। यहाँ पे इसका उल्टा क्या लिखेंगे हम लोग, लार्वल स्टेज इज एब्सेंट। अब मतलब समझा दूं, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा
ठीक है, तो न्यू बॉर्न्स डजंट रिजेंबल, ठीक ही है, नजर आ ही रहा है न्यू बॉर्न्स न्यू बॉर्न्स डजंट resemble to their parents. इसमें होगा newborns resemble मतलब दिखता है, resemble मतलब दिखता है, ठीक है। रिवील, रिजेंबल, इंग्लिश में ये सब वर्ड आपने सुना होगा, तो इसमें लिख देंगे हम लोग इधर न्यू बॉर्न रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। क्योंकि अभी अभी यहाँ पे पहले मैं इसका एग्जाम्पल लिख दूं। एग्जाम्पल इसका डायरेक्ट आपको क्या दिखा, ह्यूमन लिख दीजिए, यहाँ पे ह्यूमंस लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में अभी अभी आपने पॉरीफेरा लिखा ना, फ्रॉक्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, बट आपने पॉरीफेरा देखा है तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, पॉरीफेरा लिख दीजिए। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस समझ आया? यस और नो? समझ आया? रिप्लाई कीजिए उससे। यस मैम। चलिए, डेवलपमेंट में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है, क्लियर है? आपको ये दोनों डेवलपमेंट भी यहाँ पे समझ आए होंगे कि इन दोनों के बीच में आखिर डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ, किसकी तरफ? इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल्स में लिख लीजिए यहाँ पे एक तो मैंने आपको कल याद करा दिया था, बाथ स्पॉन्ज किसको बोलते हैं? बाथ स्पॉन्ज किसको बोलते हैं? वेरी गुड। चलिए एग्जाम्पल्स पे बोलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉरीफेरा, ठीक है, पहला लिख लीजिए यहाँ पे स्पॉन्ज यूस्पोंजिया, दूसरा लिख लीजिए स्काइफा, दूसरा क्या लिखिए? स्काइफा। तीसरा लिखिए स्पॉन्ज, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखिए इसके, सारे एग्जाम्पल्स पहले मेंशन कर लीजिए। मैम सेकंड वाला क्या लिखे हैं? हम सेकंड नंबर में क्या है? SCYPHA, SCYPHA और SYCON, साइकोन इसी को बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोन भी बोलते हैं। स्पॉन्जिला जो है, पूछा जाएगा आपसे कैसा है ये, क्योंकि हमने मोस्टली मरीन लिखा है। क्या लिखा है? मोस्टली मरीन है, बट स्पॉन्जिला क्या है यहाँ पे? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। क्या है ये? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। देखिए
ये सब क्या है? साइकोन है। क्या है? साइकोन है। मोस्टली जो आप देख रहे थे, ये देखिए, ड्राई होने के बाद, सूखने के बाद ऐसा इसमें बिल्कुल पोरस बॉडी है इसका। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक ही जैसे दिखते हैं, बट ये क्या है? साइकोन है। हो गया? आगे बढ़े हम लोग सिलेंट राटा पे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट हो पूछ लीजिए। मैम पॉलीफेरा में इससे इन डेप्थ पढ़ने का जरूरत तो नहीं है ना, जैसे कि मेसेनकाइम, फिर एमोबोसिस्ट, उसके बाद टोटिपोटेंट सेल्स। देखिए, पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, डिटेलिंग बहुत है। ग्रेजुएशन में जब आप जाएंगे ना फर्स्ट ईयर में, ठीक है, इसके ऊपर 15-15 नंबर का नोट आएगा। 15 नंबर के नोट का मतलब है 30 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। 30 पॉइंट, 30 नहीं, अभी तो 10 पॉइंट कराए हैं मैंने, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हर एक फाइलम में इनकॉर्पोरेटेड है, बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले एक बार थॉरोली सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद हम डिटेलिंग करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक नो किसी को मैम। कोई दिक्कत? सिलेंट डाटा पे चलिए, ठीक है। सिलेंट डाटा पे मूव करते हैं हम लोग। दोनों इसी का नाम है, निडेरिया भी इसी को बोलते हैं। जिसको सिलेंट डाटा बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? निडारियंस बोलते हैं। निडारिया बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? निडारिया बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हमेशा हर जगह पे क्या करते हैं, क्योंकि किसी के भी हैबिटेट के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, हैबिटेट ही इसका देखना स्टार्ट करते हैं। हैबिटेट जब हम लोग देते हैं तो ये हो गया मोस्टली मरीन। कभी आपने ऐसा सुना होगा कि कोई मछली मारने गया और आया, बोला भाई ऐसा आज मैं एक निडारिया पकड़ के ले आया? कभी सुना है आपने? नहीं। जिसको नहीं सुना है और आपको पता है कि ये कैसा हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, तो उसके बारे में इस चीज के लिए कंफर्मेशन रखिएगा कि वो हमेशा क्या होगा, मरीन होगा, ठीक है। अब एक और टर्म यहाँ पे लिखा है कि दे मे बी sessile और फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग, ठीक है। देखिए, अभी मैंने आपको जस्ट पहले पॉलीफेरा में छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने बोला कि भाई अगर वो चल, फिर इसमें क्या है,
आप बोलेंगे दोनों तो एक ही जैसा मटके जैसा दिख रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा पॉलीफेरा है कौन सा सिलेंट्रेटा है। हम लोग जब एमएससी कर रहे थे तो बहुत सारे स्पेसिमेंस वगैरह दिखाए जाते हैं लोगों को। तो कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने साल में कभी एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया हो, अचानक से आते हैं, तो वो जानबूझ के वही सब चेक करने को दिया जाता है। तो उसमें क्या है ना, ये जो पहचाना जाता है ना, ये अपने टेंटिकल्स के लिए पहचाना जाता है। किसके लिए पहचाना जाता है? टेंटिकल्स के लिए। मैंने जल्दबाजी में बनाया, ऐसा नहीं कि पाइनएप्पल बनाया मैंने। ये टेंटिकल्स जो है ये निडारिया की पहचान है, समझ गए? अगर टेंटिकल है तो निडारिया है, अगर विदाउट टेंटिकल है, प्लेन है, बिल्कुल मटके जैसा एक सिंगल ओपनिंग आपको वहां पे दिख रही है, आप समझिएगा क्या है, वो पॉरीफेरा है, ठीक है। बट ये बिल्कुल अलग है, बहुत खतरनाक है उससे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके, बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉरीफेरा जैसे कहानी की तरह समझा है तो अब समझिए कि हम इस एनिमल किंगडम के दूसरे मेंबर के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं, मतलब दूसरे ग्रुप के बारे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं। जैसे कैसे हिस्ट्री वाले पढ़ते हैं, हिस्ट्री वाले क्या पढ़ते हैं? हाँ भाई, कोई अगर इस सभ्यता का था तो उनका रहन सहन कैसा था, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, पढ़ते हैं ना सब। हिस्ट्री वाले जो बच्चे आप ही के साथ जिन्होंने हिस्ट्री लिया होगा, आर्ट्स लिया होगा, भाई क्या था, सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो वो क्या करते थे, क्या खाते थे, पहनावा ऐसा था, पहनते ये थे, तो स्पेशल उस टाइम में ऐसी पेंटिंग करते थे, पढ़ते हैं ना सब। तो वो उस लेवल से पढ़ते हैं। आपको क्या पढ़ना है भाई, इसके क्या फीचर है, रहता कहाँ है, खाता क्या है, स्पेशल कौन सा फीचर है, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, दिखता कैसा है, बॉडी पार्ट कैसा है, बस इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सीखना है। आप इसके इस मेंबर को अगर देख रहे हैं तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं कि हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। याद करने का मतलब आपके दिमाग में प्रिंट हो गया, ठीक है। अब जैसे आप स्टेशन से किसी पर्सन को लाने गए और आप नहीं पहचानते उसको, मैंने फोटो दे दी आपको उसकी, मैंने बोला देखो ये फोटो, पहचान के स्टेशन से पकड़ के ले आना, ये मेरा रिलेटिव, आपका नहीं है, मेरा है, ठीक है। फोटो लेके आप गए और आप उसको क्या किए, वहां से लेके आ गए, बट दूसरी बार मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे ये ना हमें ना माइंड में रिकॉल हो गया, हम पहचानते हैं, अच्छा वही है जिसको पिछली बार हम लेके आए थे स्टेशन से, कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे, अकेले लेके हम उसको आ जाएंगे। एग्जैक्टली उसी फॉर्मूला को आप अपनी पढ़ाई में इम्प्लांट कीजिए। इम्प्लांट करने का मतलब आप जैसे बैठे ना पढ़ने के लिए, तो आप सोचिए कि आज की क्लास में हम इस चीज को सीख रहे हैं और इसके बाद हम इसको लिख के होमवर्क में, असाइनमेंट क्वेश्चन क्यों देती हूँ आपको? असाइनमेंट क्वेश्चन में इसलिए देती हूँ ना कि मुझे पता है कि आप अपने आप को इतना बड़ा तिस्मार खां समझते हैं कि मेरे असाइनमेंट क्वेश्चन को करने के बाद आप सीधा एग्जाम में लिखने वाले हैं। सच है या नहीं सच है ना? आपको लगता है ना कि हमने किताब देखा, कॉपी देखी, टीचर का नोट्स देखा और हमारे दिमाग में प्रिंट हो गया, आई एम अ रोबोट, आपको ऐसा फील होता है, बट आपको ऐसे नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और आपको प्रैक्टिस करने की आदत तो है नहीं। मैथ्स तो बच्चे प्रैक्टिस करते ही नहीं, तो बायो कहाँ से करेंगे? तो उस वजह से मैं असाइनमेंट क्वेश्चन पर डे के टॉपिक से आपको निकाल के दे देती हूँ, जिसका जो रिजल्ट है ना, जैसे कैसे कहते हैं, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान, पढ़ते हैं ना हिंदी में, बचपन में पढ़ते थे हम लोग। अभी जो ये छोटा 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 10-10 क्वेश्चन का जो स्टेप आप ले रहे हैं ना, इसका जो बहुत मिराक्युलस रिजल्ट है ना, वो आपको नीट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं मेरे से कि मैडम हमें रिफ्रेशर कौन सा लेना है, किताब कौन सी लेनी है, नीट का एग्जाम देके आइए, अपना क्वेश्चन पेपर अगर ऑफलाइन दिया तो मिलेगा, अगर ऑनलाइन हुआ, उस टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ, अगर ऑनलाइन हुआ तो अवेलेबल होता ही है, उसका प्रिंट आउट निकाल के मेरे सामने आ जाइएगा और एनसीईआरटी की 11th और 12th की किताब रख लीजिएगा। जहां से जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा गया होगा, मैं उसका पेज नंबर तक सारे क्वेश्चंस के मार्क करा दूंगी। क्वेश्चन 1 to लेके क्वेश्चन 90 तक जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना, अब बताइए अब क्या चाहिए आपको? मैं जैसे कोई बच्चा पूछता है तो मैं कहती हूँ पहले इतना तो कर लो। एनसीईआरटी करने का मतलब है क्या? मतलब है जानते हैं एनसीईआरटी करने का? आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कहाँ पे, किस पेज पे क्या दिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। तब आप बोलेंगे कि हमें एनसीईआरटी जो है वो पूरी याद है, हम उसको समझ चुके हैं। बहुत सारे तो उसके इंग्लिश के वर्ड ऐसे हैं जो नॉर्मली हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे इसके इंग्लिश के वर्ड ऐसे हैं, आपने नोटिस किया? बायो के वो ट्रेडिशनली इंग्लिश के वर्ड हैं, दैट आर नॉट द टर्म ऑफ बायोलॉजी, बट फिर भी वो टर्म्स कैसे हैं, बहुत टफ होते हैं। अच्छा, हर चैप्टर में एक दो ऐसे टर्म्स हैं जो जब बच्चे मेरे से पूछते हैं, जैसे हमारे जो टीचर ने पढ़ाया था वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब वो बच्चे टर्म मेरे से पूछते हैं ना, तो मैं उस टर्म की मीनिंग मैं बच्चों को बता देती हूँ, लेकिन मैं एक बार उसको बोलती जरूर हूँ
कि तुम ना वो लेके आओ, क्योंकि हमारे टाइम में ये एनसीईआरटी की किताब नहीं थी, पुराने वाली थी इसकी, जो मैं बोलती हूँ कि बहुत बढ़िया एडिशन है, ठीक है, बेस्ट है, बहुत मोटी मोटी बुक्स थी वो। तो वो बच्चा वो इंग्लिश का वर्ड लेके आता है कि मैडम यहाँ पे लिखा हुआ, पोजीशन चेंज हो गए, जैसे अभी आप 12th की किताब जो खरीद के लाए हैं ना आप लोग, उसमें एक बार टर्न करके देखिएगा कि थैलेसीमिया है या नहीं है। दो बच्चों को दो तरह की किताब मिली होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसमें जेनेटिक्स के 3 पेज जोड़े गए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसमें जेनेटिक्स का 3 पेज गायब है, ठीक है, गायब का मतलब वो पोर्शन सप्लीमेंट्री में दिया गया, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी किताब है आपके पास, ठीक है। तो जो पूरा जो थॉरोली जो एनसीईआरटी ने दिया है ना, उसको आप कीजिए, फिर मेरे पास आइएगा इंस्टीट्यूट में, मैं वहां पे स्टैम्प पेपर पे साइन कर दूंगी कि नीट में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और रही बात जो होता है ना कि एक्स्ट्रा करंट अफेयर हो गया, कहीं कुछ पता चल गया, कहीं कुछ निकला, तो जर्नल्स रिपोर्टर्स वगैरह मैं पढ़ती रहती, देखती रहती, बता ही देती हूँ, तो उतना ज्यादा आपको डाइवर्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो बेसिक है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसे सिमेट्रिक बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, सेसाइल समझा रही थी मैं यहाँ पे, सेसाइल इसको समझ के फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेसाइल जो टर्म है, इसको जब हम लोग देखते हैं तो पिछले केस में जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसी तरीके से यहाँ वाले केस में एंटिकल्स हैं इसके पास, ठीक है, रफ में बना रही हूं मैं। ये ना किसी ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, पार्टिकल से, स्टोन से, छोटे रॉक पीस से, किसी भी चीज से कनेक्ट हो सकता है। ये लेफ्ट जाए तो ये बेचारा का है इसके साथ, ये भी इधर जाएगा, ये इधर राइट जाए तो ये भी इसके साथ इधर राइट जाएगा, ठीक है, हो सकता है ऐसा, सेसाइल हो सकता है, ठीक है। लेकिन सेसाइल के साथ साथ एक दूसरी चीज भी लिखी है यहाँ पे, बोला है इसने फ्री स्विमिंग भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? फ्री स्विमिंग हो सकता है। फ्री स्विमिंग का मतलब, हाँ भाई तुम ये सबस्ट्रेटम हो ना, तुम रहो या ना रहो, थोड़ा बहुत तुम मूव कर सकते हैं। टेंटिकल्स का बहुत ज्यादा, बहुत वास्ट रोल है, ठीक है। पॉइजन्स वगैरह सिक्रीट करते हैं, जैसे आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटी छोटी, आपके इस बुक में नहीं दिया है, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, ठीक है। बहुत छोटी छोटी ना, ऐसे बहुत छोटी छोटी, क्या बनाया मैंने, ये क्या दिख रहा है आपको? बोलेंगे फिश दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? फिश दिख रहा है, ठीक है। तो इनको ना CLOWN, जो भी दिख रहा है, स्पेलिंग बता दिया मैंने, जल्दबाजी में लिखा है, क्लॉन फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉन फिश बोलते हैं, ठीक है। मैं ना आपको आगे जाके एक इंटरेक्शन पढ़ाऊंगी जहां पे मैं आपको ये बोलूंगी कि दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज +0 रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? +0 रिलेशनशिप हम लोग बोलते हैं, इन विच one organism is benefited while another organism is neither benefited nor harmed। मतलब समझ लीजिए भाई, मछली जो फिश है ना, इसने तो अपना फायदा उठा लिया, इसने अपना फायदा निकाल लिया, ठीक है। इसने क्या किया? अपना फायदा यहाँ पे निकाल लिया, बट ये क्या नहीं कर पा रही, ये फिश जो है इसको कोई फायदा नहीं पहुंचा पा रही, और ऐसा भी नहीं है कि इसको कोई नुकसान है, इस सिलेंट्रेटा या निडेरिया बेचारे को इस फिश से कोई नुकसान नहीं है। तो आपका क्वेश्चन होगा, अगला दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा, आगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पढ़ना है आपको ये, ठीक है। बहुत आसान सा था तो मैंने समझा दिया। प्लस अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, आपने कुछ स्पेशल कर दिया तो नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। एमेंसलिज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एमेंसलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्लॉन फिश जो है ना, इसके पीछे कोई प्रीडेटर पड़ा, जिसको डर किससे लगता है? इस सिलेंट्राटा से, क्योंकि ये अपने टेंटिकल से टॉक्सिन सिक्रीट करता है, जिससे उसको डर लगता है। तो ये फिशेस क्या करती है ना, टेंटिकल, इसके जो टेंटिकल है उसके बीच बीच में घुस के आके छिप जाती हैं, प्रोटेक्शन लेने के लिए। क्या करने के लिए? प्रोटेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ये क्लॉन फिशेस जब इसके अंदर आके छिप गई, तो इसको क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल गया, और इसके बदले में ये ना तो कुछ ले रहा है ना कुछ दे रहा है। अब ऐसा तो है नहीं, हाँ दे जरूर रहा है, ये इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, बट इसको फिश से कुछ नहीं हो रहा। फिश जो है इसको कुछ नहीं दे रही। क्या दे रही है फिश? इसको कुछ नहीं। ना तो ऐसा है कि फिश अगर आई तो कहीं से खाना पानी लेके आ गई, हाँ लो तुम मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हो, लो भाई मेरी तरफ तुम खाना ले लो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि ये सिलेंट्राटा जो है, अगर इसके पास ये फिश आई है तो सिलेंट्राटा उसको मार के भगा। बहुत छोटी छोटी फिशेस होती हैं, बहुत छोटी छोटी,
जो कि प्रोटेक्शन लेने के लिए इसके टेंटिकल्स के बीच में घुस के और वहीं पे बैठी रहती है। जब देखती है अच्छा मेरा दुश्मन जो है वो भाग गया, फिर वो वहां से निकल के और जहां इनको जाना होता है वहां चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, खुद को यहाँ पे प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। तो कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो यहाँ से सबस्ट्रेटम से जो निकल के आया था सो बता दिया मैंने। तो जरूरी नहीं है, ये है क्या है, सबस्ट्रेटम है, SUBSTRATUM। पिछले चैप्टर में सॉरी पिछले टॉपिक में मैंने लिख रखा है। तो ये सबस्ट्रेटम हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत एक्सप्लेनेशन हो गई हैबिटेट को लेके और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ समझ भी आई होगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर नेम्ड एज निडारियंस। ठीक है, सिलेंट्राटा तो हम बोल ही रहे हैं, बट यहाँ पे सिलेंट्राटा के साथ साथ एक और चीज निकल के सामने आ रही है कि हम लोग ये क्वेश्चन सोच रहे हैं कि आखिर हम लोग इनको निडारियंस बोलते क्यों हैं। ठीक है, तो इसके पास टेंटिकल्स में, इसके पास क्या होता है, टेंटिकल्स में नीडोब्लास्ट्स और नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास टेंटिकल्स में CNIDOBLASTS नीडोब्लास्ट्स। ठीक है, और नीडोसाइट्स, साइलेंट होता है, सी साइलेंट होता है यहाँ पे, नीडोसाइट्स। ठीक है, these are the specific type of cells which are present in tentacles of cnidarians। ये ये भी ऐड कर देती हूँ। named as cnidarians। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। मैंने बस स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन दिया आपको सिलेंट्रेटा का, बहुत सारी और इंटरेस्टिंग चीजें बाकी है इसके अंदर। मैंने आपको बोला था कि चैप्टर जो है जब स्टार्ट हो रहा है तब से अगर आप फोकस रहते हैं और अगर आप सुनते हैं सब पूरी लाइफ टाइम कभी, फिर आप बोलिएगा कि भाई हमारा जो एनिमल किंगडम का ही टेस्ट हो, इससे तो हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। ठीक है, एक आधा जो चीजें आती है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो करते करते आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला असाइनमेंट क्वेश्चन लिखिए। राइट of reproduction in